जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो ईवीएस की हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है पेपर फर्स्ट के लिए। और पेपर फर्स्ट के लिए हम लोग मैथ सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप पीआरटी के लिए प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं मैथ्स और ईवीएस सब्जेक्ट के, या ईवीएस के आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप लोग 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके प्रैक्टिस सेट और ईवीएस के नोट्स पेपर फर्स्ट के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेपर सेकंड के लिए एसएसटी के नोट्स, साइंस के नोट्स और एसएसटी के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पर मैसेज करके प्रैक्टिस सेट और नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हम लोग शुरू कर लेते हैं। और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना घुमाकर दिया गया है, क्वेश्चन बहुत घुमाकर पूछा गया है, बट अगर इसके बारे में थोड़ी सी भी आपको नॉलेज हो तो आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर पाते। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीवी सिंधु के बारे में। पीवी सिंधु के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए पीवी सिंधु जो है, अगर आपको ये पता चल जाए कहां से बिलोंग करती हैं, तो शायद आपको भोजन पता लगाने में आसानी होगी। तो पीवी सिंधु जो है ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? ये आंध्र प्रदेश की ये पीवी सिंधु रहने वाली हैं। और ये भारत की एक बहुत ही फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं। बात करें पीवी सिंधु के बारे में, तो सबसे बड़ा जो खिताब इन्होंने जीता था 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, वहां इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2020 की बात करें टोक्यो ओलंपिक की, तो वहां पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। अब मैं समझता हूं आप लोग इजीली पता लगा लोगे कि कौन सा भोजन आंध्र प्रदेश का फेमस भोजन में आ जाएगा। इडली, चटनी, चावल, सांभर, रोटी, दाल, सब्जी, आलू पराठा, रोटी, सांभर, मांस की करी, मछली करी, फिश करी, या मछली करी, टेपियोका और चावल। टेपियोका आप जानते हो केरल का बहुत ज्यादा फेमस है। आप लोग जानते हो मछली कहाँ लोग गोवा में के उसके नारियल के तेल में, और जम्मू कश्मीर में किस में खाना पसंद करते हैं? सरसों के तेल में खाना पसंद करते हैं। तो इसके जो सबसे फेमस जो आंध्र प्रदेश का फेमस भोजन हो जाएगा इसमें इडली, चटनी, सांभर, ये सभी आंध्र प्रदेश का फेमस भोजन हमारा हो जाएगा। पीवी सिंधु के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 यहां गिवन है कि आपको कल्पना करनी है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं। कहां पर है? एक उद्यान में, एक पार्क में है, और भूकंप आ गया है, भूकंप वहां आ चुका है। तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे? आप सुरक्षा की कौन सी युक्ति अपनाएंगे? कौन सी युक्ति आप लोग अपनाएंगे? अगर आप पार्क में हैं, एक उद्यान में है, वहां भूकंप आ जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे? इमारतों से दूर खुले में रहेंगे, निकटतम इमारतों में भाग जाएंगे, निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएंगे, या पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर आ जाएंगे। देखिए ये जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था कि भूकंप आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, वहां मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताया था कि हमें क्या करना चाहिए। खुले स्थानों पर रहना चाहिए। कहां पर? खुले स्थानों पर रहना चाहिए, इमारतों से बाहर हमें निकल जाना चाहिए। तो देखिए इमारतों से दूर खुले में हमें रहना चाहिए, ये हमारा सही पॉइंट हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग कि इमारतों के अंदर चले जाएंगे, पता चली वहां पर बिल्डिंग गिर गई और हम लोग दब गए। तो क्या करना है? हमें खुले स्थान पर हम लोग चले जाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है कि आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी मौस की रोटियां बनाती हैं। तो गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया का सही क्रम का चुनाव कीजिए। आप गेहूं क्या करते हो? आपने गेहूं लिए दुकान से और आपकी माताजी ने उसकी रोटी बना दी, तो उसका सही क्रम क्या होगा गेहूं लेने से लेकर रोटी
बनाने तक का प्रोसेस क्या रहेगा, आप यहाँ पर आज रोटी बनाना सीख जाएंगे मेरे साथ। तो देखिए, सबसे पहले एक पात्र में हम लोग आटा लेंगे, आटा गूंथेंगे, रोटी सेकेंगे और गेहूं का आटा बनाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि रोटी सेकने के बाद गेहूं का आटा बनाएंगे, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग ऑप्शन डी पर। गेहूं से आटा पीसेंगे, बिल्कुल ठीक है। गूथे आटे के पेड़े बनाएंगे, ठीक है। रोटी सेकेंगे और बेलेंगे, पहले सेक लेंगे उसके बाद बेलेंगे, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, गेहूं गूंदेंगे, गेहूं को पीसेंगे, गूंदने के बाद थोड़ी पीसेंगे, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। लास्ट ऑप्शन बचता है बी, यही राइट आंसर होगा। बट एक बार क्रम देख लेते हैं। गेहूं का आटा बनाएंगे, जी हाँ। एक पात्र में आटा लेंगे, जी हाँ। आटे को फिर गूथेंगे, जी हाँ। गूथे आटे के पेड़े बनाएंगे, जी हाँ। और रोटियां बेलकर सेक लेंगे। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है कि निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है। इनमें से ऐसा कौन सा वृक्ष है, कौन सा बीज है जो वायु के द्वारा फैल सकता है, वायु के द्वारा फैलने की संभावना है। तो पहला है सूरजमुखी यानी सनफ्लावर, दूसरा है आका या मदार जिसे बोलते हैं, तीसरा मैंगो ट्री, चौथा है जेंथियम। 4 यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए, यहां पर वायु द्वारा फैलने की संभावना जो है ये आग का है। किसका, आग या मदार बोल देते हैं। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको यूज करते समय इस बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आंखों पर लग गया तो आंखों की रोशनी जा सकती है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 हम लोग देख लेते हैं इस हमारी वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो यहां गिवन है हमें कि उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उर्वरक यूज करने की बजाय खेतों में हमें खाद यूज करने की सलाह दी जाती है। उसका सही कारण क्या है, सही कारण क्या है, ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि खाद्य जैव निम्नीकरणीय है, बायोडिग्रेडेबल है। ही हाँ, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल है। खाद्य से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। खाद्य से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, ये ऑप्शन भी राइट है। खाद की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, नहीं, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। उर्वरक की अपेक्षा ये कम मात्रा में ही ज्यादा फायदेमंद खेतों के लिए होता है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से हमारे ऑप्शन ए बी सही ऑप्शन हमारे हो जाएंगे। तो ए बी सी हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरीके से क्वेश्चन 5 के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है कि नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है, नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है, प्रदूषण हो गया है। तो सही क्रम ज्ञात कीजिए, आपको सही क्रम बताना है कि नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है तो उसका सही क्रम क्या होना चाहिए, उसका सही क्रम क्या होना चाहिए। ये नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता। सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई और जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। तो पहला नंबर जो मिल जाएगा ये मिल जाएगा, जल में रासायनिक हानिकारक अधिकता मात्रा में छोड़े गए हैं। इसके बाद क्या होगा कि नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं, तो ये हो जाएगा। इसके बाद थर्ड जो होगा ये होगा, जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता, ये ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। और फोर्थ पर हो जाएगा, सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है, तो ये ऑप्शन हमारा फोर्थ होगा। तो हम लोग कह सकते हैं डी, सेकंड पर हमारा है ए, थर्ड पर है बी और फोर्थ पर है सी। तो डी ए बी सी ये हमारा सही क्रम इसके लिए बनेगा। तो डी ए बी सी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर डी ए बी सी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारा हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बार बार मैं आपको ट्रेन वाला क्वेश्चन एक हर प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि ट्रेन का एक क्वेश्चन आपको हर हाल में
आपके सीटेट के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। एक यहां से नंबर आपका पक्का हो जाता है। और मैं आपको बता चुका हूं इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है। एक चीज का जो ध्यान रखना है वो है आपका कि जब आप टाइम निकालोगे, तो आप टाइम निकालोगे तो 24 आवर्स तक ट्रेन का टाइम चलता है। तो 12 के बाद जितना भी टाइम होगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये सभी टाइम आपका क्या होगा, पीएम का टाइम होगा। क्या होगा, पीएम होगा। और 12 से हम इसे कंपेयर कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को 16:50 पर नई दिल्ली से स्टेशन से चलती है। अब यहीं रुक जाइए आप लोग। ये टाइम गिवन है 16:50। मैंने क्या बताया था, 12 के बाद जैसे ही बजेंगे 13, 14, 15, 16, तो आप एक से काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए। 13 बजे इट मीन 1 बज गया, 14 बजे 2 बज गए, 15 बजे 3 बज गए, और 16 बजे आपके 4 बज चुके हैं और टाइम हो रहा है पीएम। तो ये चलती है 4:50 पीएम पर। कितने पर, पीएम पर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। और 26 नवंबर 2022 को 12:05, कितने पर, 12:05, यानी 12 ही टाइम हो रहा है। तो हम लोग ये भी पीएम हो जाएगा क्योंकि 5 मिनट आ चुकी हैं यहां पर, तो ये पीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पीएम यहां तक हो जाएगा। ठीक है ना। हावड़ा पहुंचती है यदि रेलगाड़ी की औसत चाल, एवरेज स्पीड गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर, तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी पूछी गई है। आप लोगों से डिस्टेंस पूछा गया है। डिस्टेंस पूछा गया है तो डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, आप लोग जानते हैं, टाइम इनटू स्पीड। क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड यहां पर होता है। स्पीड आपको 80 गिवन है, डिस्टेंस पूछा गया है, टाइम आप निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको टाइम निकालना आता है तो इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो देखिए टाइम कैसे निकालेंगे। टाइम कुछ नहीं, बस क्या निकालना है आपको, आपको क्या निकालना है कि 4 बजकर पीएम से और 12 बजकर पीएम तक का टाइम निकालना है। तो देखिए बड़ा आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। 12 बजे से हम इसको कंपेयर करेंगे। 12 बजे से हम इसको कंपेयर जब करेंगे, 4:50 से लेकर 11:50 तक का जब हम टाइम लेंगे तो 7 घंटे 10 मिनट मिलेगा। 7 घंटे 10 मिनट तक हम जब टाइम लेंगे तो ये 12 हमारे रात के बज चुके हैं। देखिए 10 मिनट में अगर इसमें ऐड कर दूं तो ये हो जाएंगे हमारे 5 बज जाएंगे इवनिंग के, और 5 से रात के 12 बजे तक का टाइम 7 घंटे का होगा। तो 7 घंटे 10 मिनट हमें मिल चुका है। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, किस रात के 12 से लेकर दिन के 12:05 तक आपके पास जो घंटे आएंगे, ये 12 घंटे 5 मिनट आएंगे। तो टोटल जो टाइम हो जाएगा आपका, टोटल टाइम हो जाएगा ये 15 मिनट हो जाएंगे और 19 घंटे हो जाएंगे। टोटल टाइम क्या होगा, 19 घंटे 15 मिनट। अब यहां से समझिए 15 मिनट को मैं कैसे लिख सकता हूं, आप जानते हैं एक घंटे में आपकी 60 मिनट होती हैं। तो 15 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 15/60 लिख सकता हूं, या मैं 1/4 भी लिख सकता हूं, या 1/4 भी मैं लिख सकता हूं। तो हमारे पास जो टाइम निकल कर आया है, ये टाइम हमारे पास क्या निकल कर आया है, ये टाइम हमारे पास निकल कर आया है 19 घंटे 15 मिनट। और स्पीड हमारे पास है 80, स्पीड हमारे पास क्या है, 80 है। अब हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये आ गया 19 होल 1/4 मल्टीप्लाई बाई 80। ये आपका यहां पर आ चुका है। अब इसको हम कर देते हैं सॉल्व, हमारा आंसर हमें किलोमीटर मिल जाएगा। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये है इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखिए 19 का टेबल हम लोग 4 टाइम पढ़ेंगे। तो 19 4 जा 76 और 177, तो 77/4 मल्टीप्लाई बाई 80। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, इस 4 से 8 को 2 टाइम और ये हो जाएगा 0। तो ये हम 77 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए 0 का 0 आएगा, 2 का 7 में 2 7 14, 1 कैरी मिलेगा, 2 7 14 115। तो ये मिलेगा 1540 किलोमीटर, यानी 1540 किलोमीटर आपका यहाँ पर मिल जाएगा। तो 1540 किलोमीटर देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात और आप लोग याद रखिएगा, जब आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन फिल करोगे, सर्कल फिल करोगे, तो याद रखिएगा ABCD का सही क्रम आपको देख लेना है। ये बात मैं आपको हर एक वीडियो में अपनी में बोल रहा हूं, क्योंकि सीटेट में 10 से 20 क्वेश्चंस में आपको ये क्रम ऊपर नीचे देखने के लिए मिल जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन गिवन है हमें कि निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है। बीजों के द्वारा किसका प्रबंधन होता है, ये यहां हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, कि कौन से का प्रबंधन बीजों के द्वारा होता है। तो गन्ना, आलू, पत्ता गोभी। नेक्स्ट है चावल, गेहूं, ओट्स। अगला है आलू, गुलाब और गन्ना। अगला है गेहूं, गन्ना और चावल। तो इस ग्रुप की बात करें तो यहां पर बीजों के द्वारा प्रवर्धन जो होता है ये आपका ग्रुप नंबर 2 जो है चावल, गेहूं और ओट्स का होता है। किसका होता है? चावल, गेहूं और ओट्स का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा गिवन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है कि निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे कि नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल की रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना निहित है। इसमें से किस पेंटिंग में क्या होता है, क्या पूछा गया है, क्या क्या यूज होता है? प्राकृतिक रंग जैसे कि नील हो गया आपका, हल्दी से मिश्रित हो गया, पुष्प के वर्णों से बना हुआ एवं पेड़ों की छाल से बने हुए मिश्रित चावल की रंगीन पेस्ट किस चित्रकला में आपके यूज किए जाते हैं? इस चित्रकला का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, मधुबनी, वर्ली, कलमकारी और फुलकारी। 4 ऑप्शन आपको यहां पर गिवन है। तो ये जो यूज होते हैं ये आपकी पेंटिंग का नाम है मधुबनी। और मधुबनी पेंटिंग आपका, मधुबनी एक बिहार का प्रसिद्ध जिला है, मधुबनी बिहार का प्रसिद्ध जिला है। तो ये कहाँ की है मधुबनी पेंटिंग? मधुबनी पेंटिंग की बात करें तो ये कहाँ की हो जाएगी? ये मधुबनी पेंटिंग जो है आपकी ये बिहार स्टेट की हो जाएगी। कहाँ की? बिहार राज्य की हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें, वहीं बात कर लें वर्ली की, वर्ली कहाँ की हो जाएगी? वर्ली कहाँ से संबंधित है? ये आपकी महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र से ये संबंधित है। इससे भी कई बार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है, वर्ली कहाँ से संबंधित है पूछ लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कलमकारी की। तो कलमकारी जो है आपकी ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से ये संबंधित है। इसके बारे में याद रखिएगा, कहाँ से? आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। अब लास्ट आ जाता है आपका फुलकारी। और फुलकारी आप लोग जानते हैं, सभी को पता है ये कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ से संबंधित है? ये हमारी हरियाणा राज्य से संबंधित है। तो चारों में से कोई भी ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है। चारों ही ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से उसको तैयार कर लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि ऐसे भोज्य पदार्थों का एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन सेब, गन्ना, अदरक, गाजर। सेकंड ऑप्शन हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं। थर्ड ऑप्शन पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी। और लास्ट ऑप्शन है सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी। तो इसमें से जो सूटेबल ग्रुप जो है वो हो जाएगा आपका ग्रुप नंबर बी। क्या है? हरी मटर, जीरा, चना और गेहूं। ये सभी के सभी बीज से संबंधित है। कहां पर? बीज से ये सभी के सभी आपके संबंधित हैं। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग 10 प्रश्न तैयार कर चुके हैं, पूरे कर चुके हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आप ईवीएस और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं या ईवीएस के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। इसके अलावा आप सेकंड पेपर के लिए एसएसटी के प्रैक्टिस सेट और एसएसटी के नोट्स ले सकते हैं। और आप लोग साइंस के नोट्स भी इस नंबर पर मैसेज करके दे सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ईवीएस के एक शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्यय और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है वह है। इनमें से वह कौन सा है? सहयोगात्मक उपागम है, इंटीग्रेटेड समकलित उपागम है, आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच है। मैं समझता हूं आंसर मिल गया होगा इंटीग्रेटेड पढ़ते ही। जो लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हैं तो इंटीग्रेटेड पढ़ते ही उन्होंने क्या कर लिया होगा, इसका आंसर
निकाल लिया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अविलक्षण गुण नहीं है? याद रखिएगा, नेगेटिव पूछा गया है, नॉट पूछा गया है, नहीं इसमें आ गया है कि कौन सा इनमें से पेंगुइन जो होती हैं उनका एक गुण नहीं है, ये आपको यहां पर याद रखना है। तो देखिए 4 ऑप्शन हमें गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें हम लोग कि उनकी त्वचा मोटी है और उनके शरीर में बहुत वसा है, बहुत ज्यादा फैट है उनके में, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है हमारा, ये बिल्कुल क्या है, राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें कि उनका जो शरीर है वो धारा रेखीय है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है। उनका शरीर क्या होता है, धारा रेखीय होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करें कि वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, तो ऐसा तो कहीं देखने के लिए नहीं मिलता, कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिलता कि पेंगुइन जो होती हैं वो अपना रंग क्या करती हैं, आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। तो ये ऑप्शन मेरी नजरों में रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद हम लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। आप जानते हो पेंगुइन हमेशा ग्रुप में चलते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो ये ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। और हमसे यहाँ पर पूछा गया था कौन सा एक गुण नहीं है, नेगेटिव आंसर पूछा गया था, तो इट मींस जो नेगेटिव ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन 11 के लिए राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है। 13 में दिया गया है कि आशा क्या है, आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने के लिए कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? इनमें कौन से कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? पहला, अवलोकन, मापन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना। दूसरा, चरों का नियंत्रण, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना। तीसरा, अवलोकन, अनुमान लगाना, मापन और वर्गीकरण। और लास्ट ऑप्शन है अवलोकन करना, वर्गीकरण करना, निष्कर्ष निकालना व संप्रेषण करना। तो बेस्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बेस्ट ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मैं कहता हूं कि गोलकोंडा वाले से एक क्वेश्चन ज्यादातर पूछा ही जाता है। मैंने अपनी ईवीएस की पीडीएफ में हर बार मैं बोलता हूं, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाता हूं वहां भी मैंने बार बार बोला है कि यहां से एक क्वेश्चन अक्सर आपका पूछ लिया जाता है। और ईवीएस के नोट्स इतने अच्छे से तैयार किए गए हैं कि आप उन्हें 5 से 6 घंटे पढ़कर ही आप उनको तैयार कर सकते हैं। इतने शॉर्ट नोट्स मैंने एनसीईआरटी के आपके लिए बनाए हैं और मुझे पूरा विश्वास है जैसे कि लास्ट ईयर मेरी उस पीडीएफ से 13 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे, इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि 13 से 14 क्वेश्चन 15 में से मेरी उस पीडीएफ से पूछे जाने की पूरी उम्मीद 7 जुलाई के एग्जाम में है। ईवीएस के बहुत शॉर्ट नोट मेरे द्वारा यहाँ पर तैयार किए गए हैं। आप 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके ईवीएस के नोट्स को दे सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गोलकोंडा से रिलेटेड कि बोलती इमारतें गोलकोंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा डैश से परिचित कराता है। तो 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं कि स्थानों की पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ने के लिए, युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के लिए, गोलकोंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन के लिए, या तकनीकी अभिकल्पना जल के उपयोग पूर्व के समय की व्यवस्थाओं से परिचित कराता है के अलावा यहां पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि ईवीएस का एक पाठ खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय
यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? इनमें से इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, लोग विभिन्न दूरियों तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं। सेकंड ऑप्शन, विभिन्न वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग होता है। सी ऑप्शन, कि विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। और ऑप्शन नंबर डी, कि कुछ वाहन ट्रैक पर दौड़ते हैं, कुछ सड़कों पर और कुछ हवा में उड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में पूछा गया है कि आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, तो आप किन स्थानों का समुच्चय का चयन करेंगे? यानी गंगा के किनारे जो शहर बसे हुए हैं आप वहां कहाँ चयन करना चाहेंगे, कहाँ जाना चाहेंगे, या कहाँ बसे हुए हैं, किस किस कहाँ पर गंगा है, ये सीधा सीधा इसका मतलब है। फर्स्ट, दिल्ली, तो दिल्ली में आप जानते हो यमुना है। दिल्ली में क्या है आपकी? यमुना है। दिल्ली में आपकी यमुना है। भुवनेश्वर, पुरी, दार्जिलिंग, इस सभी जगह पर गंगा नहीं है। पटना गंगा नहीं है। वाराणसी में गंगा है। कोलकाता में गंगा है। कानपुर में गंगा है। वाराणसी में भी गंगा है। तो इसलिए जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए आपका यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। अब देखिए, ये दिल्ली कभी कभी इसमें दे देता है, यमुना का पूछ लेता है, तो यमुना का याद रखिएगा, दिल्ली, मथुरा, आगरा। यमुना का देता है तो दिल्ली, मथुरा, आगरा, यहां यमुना है, याद रखिएगा। इन तीनों शहरों में ये क्वेश्चन सीटेट में पूछ लिया जाता है, तो यमुना याद रखिएगा। यहां पर क्या है आपकी? यमुना। इन तीनों शहरों में याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन नंबर 17, के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यहां कौन सा युग्म सही है ये आपसे यहां पर पूछा गया है कि गेहूं मूसला जड़ है, धनिया मूसला जड़ है, गाजर जकड़ा जड़ है और बांस मूसला जड़ है, ये यहां पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कि धनिया मूसला जड़ है, गेहूं मूसला जड़ है, गाजर झड़कड़ा जड़ है और बांस मूसला जड़ है, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर बी आपका मूसला जड़ के अंदर आ जाएगा। मूसला जड़ के अंदर आपका ये आ जाएगा क्या? कि धनिया आपका मूसला जड़ है। इसमें और ऑप्शन ले हम, इसमें और ऑप्शन ले तो गाजर और मूली भी ले सकते हैं। इसमें और ऑप्शन क्या ले सकते हैं हम लोग? गाजर, मूली भी ले सकते हैं। गाजर और मूली किसके अंदर आ जाएंगे? आपके मूसला जड़ के अंदर आ जाएंगे। वहीं हम लोग जकड़ा जड़ की बात करें, जकड़ा जड़ की बात करें तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा? जकड़ा जड़ के अंदर आ जाएगा आपका गेहूं आ जाएगा, जौ आ जाएगा, धान आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें? गेहूं, गेहूं इसके अंदर आएगा, जौ इसके अंदर आ जाएंगे, धान इसके अंदर आ जाएंगे। ये आपकी जकड़ा जड़ के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 17 का राइट आंसर क्या मिल चुका है हमें? कि धनिया एक मूसला जड़ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, सर्प, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? निकटतम संबंधी कौन सा है? तो फ्रॉग, ये मेढक नहीं, मेढक है, ये मेढक कर लीजिए, फ्रॉग है ना, मेढक हो रहा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। छिपकली, चमगादड़ और मछली। तो देखिए, सांप, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी जो हो जाएगा ये छिपकली हो जाएगी। रेप्टाइल्स के अंतर्गत यानी सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? सरीसृप के अंतर्गत, रेंगने वालों के अंतर्गत ये आपके आ जाते हैं। तो लिजार्ड यानी कि छिपकली, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा यहां पर गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा यहां पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 19 हमें गिवन है कि ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार, ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है ये, संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग कौन सा है? ये आपका यहां पर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है कि अंडरस्टैंड यानी कि समझ है, अप्लाई यानी कि अनुप्रयोग है, क्रिएट यानी कि सृजन है और एनालाइज यानी कि विश्लेषण है। ये चार ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए हैं। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हो जाएगा, ये राइट आंसर आपके समझ, अनुप्रयोग, सृजन यानी कि क्रिएट जो है, सृजन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 19 के लिए राइट आंसर हमारा
हो जाएगा। अब देखिए ब्लूम की बात करें तो ब्लूम ने अधिगम के 3 पक्षों की पहचान की है। किसके? अधिगम के 3 पक्ष। अधिगम के 3 पक्ष की पहचान किसने की है? ब्लूम के द्वारा यहां पर की गई है। इनमें कौन कौन सा हो जाता है? संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। कौन सा? संज्ञानात्मक, याद रखिएगा, संज्ञानात्मक। दूसरा है भावात्मक, भावात्मक। और तीसरा है मनोगत्यात्मक। तीसरा कौन सा है? मनोगत्यात्मक है आपका। और ये एक क्या थे? ये ब्लूम जो थे ये आपके अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहां के रहने वाले थे? ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनके बारे में इतना सब कुछ आपको याद रखना है। और इनका जो, चलिए इतना कुछ याद रखिएगा, इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। ये अमेरिकी थे। अधिगम के 3 पक्ष कौन कौन से थे इनके द्वारा? संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। ठीक है ना, याद रखिएगा इतना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए गिवन है पोर्टफोलियो द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हमें गिवन है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड द्वारा, तीसरा है रूब्रिक द्वारा और चौथा है संचयी रिकॉर्ड द्वारा। चौथा कौन सा है? संचयी रिकॉर्ड द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हम देखें तो रूब्रिक द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूब्रिक द्वारा हो जाएगा। रूब्रिक क्या है? एक आकलन का तरीका है। रूब्रिक क्या है? एक आकलन का ही तरीका है। रूब्रिक क्या है? एक आकलन का एक तरीका है। याद रखिएगा, आकलन करने का ये क्या है? एक तरीका है। रूब्रिक एक आकलन का तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पाने से पहले आप ईवीएस के नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट, पेपर फर्स्ट के लिए ये सब कुछ ले सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके। इसके अलावा पेपर 2 के लिए आप लोग एसएसटी के मैथ्स, एसएसटी के नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। इसके अलावा आप साइंस के नोट्स भी इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन करता है। क्वेश्चन नंबर 21 हमें यहाँ पर गिवन है। और यहाँ पर जो हम 4 ऑप्शन हैं वो हैं कहानी, कविताएं, कथा, असली जीवन के वर्णों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना जिससे विविध कक्षाओं की जरूरत पूरी हो सके। तो देखिए ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन बिल्कुल भी राइट है। ऑप्शन 2 पाठों को सरल एवं मानक भाषा में प्रस्तुत किया जाए। ऑप्शन सी संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग किया जाए। ये यहां पर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। स्थानीय भाषा को यूज किया जाए, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ऑप्शन डी ईवीएस की शिक्षक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर के मानकीकृत आकलन हो। तो जो बेस्ट ऑप्शन इसमें से हो सकते हैं, जो बेस्ट ऑप्शन है वहां पर, यहां पर ऑप्शन नंबर ए और सी यहां पर हमारे बेस्ट ऑप्शन क्वेश्चन 21 के लिए हमारे हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा यहां पर गिवन है कि मिली एक 6 वर्षीय बालिका अपनी चीजें जैसे कि क्ले, डॉग, किताबें, वर्कशीट, रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती है। उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी सहयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मिली की अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे? मिली की अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 मिली को समझाएं कि वो अपनी वस्तुएं दूसरे को साझा करें। ऑप्शन बी अन्य सभी छात्रों को समझाएं कि वे मिली के स्वत्वात्मक व्यवहार के साथ समायोजन करें। ऑप्शन सी उसके अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर उसके व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगे। या ऑप्शन डी मिली के व्यवहार के समाजीकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेंगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर मिल चुका है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमें राइट आंसर मिल चुका है क्वेश्चन 22 के लिए। ऑप्शन
डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस में भावात्मक पक्ष में संबंधित आकलन का संकेतक है। क्वेश्चन नंबर 23 यहां से पूछा गया है। इसके ऑप्शन हैं ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन, शेयरिंग एंड वर्किंग टुगेदर एंड ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंट। 4 ऑप्शन गिवन है, ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन, शेयरिंग एंड वर्किंग टुगेदर, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंट। 4 ऑप्शन हमें यहां पर गिवन है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा कि साथ मिलकर काम करना सीखता, ये इसके लिए शेयरिंग एंड वर्किंग टुगेदर क्वेश्चन 23 का ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमें यहां पर गिवन है कि यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है। डायलॉजिक टीचिंग के बारे में या से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर है, ट्रेवल यानी कि यात्रा पढ़ाते समय। ऑप्शन ए विद्यार्थियों से यात्रा से संबंधित चित्र एकत्र करने के लिए कहना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों से आपस में यात्रा पर प्रदर्शन करने के लिए कहना। ऑप्शन सी यात्रा तथा टिकटों के प्रकार पर शिक्षिका द्वारा डिजिटल प्रस्तुतिकरण दिखाना। या ऑप्शन डी कि शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन मैं समझता हूं आप लोग समझ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपने समझा। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कि ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब वह अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रहा है। कौन से कौशल बेहतर नहीं कर रहा है, नहीं पूछा गया है। नहीं वाले ऑप्शंस को आपको ध्यान से करना है, ये बहुत ही खतरनाक प्रश्न होते हैं। नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से करना है। तो पहला सुनने का कौशल, दूसरा है प्रदर्शन कौशल, तीसरे है डिस्कशन या विवेचना कौशल, और चौथा है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल यानी समालोचनात्मक चिंतन कौशल। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर गिवन हैं। तो क्या कर रहा है वो, अन्वेषी प्रश्न पूछ रहा है तब वो अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रहा है। तो डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स को वो बेहतर नहीं कर रहा है, यानी कि प्रदर्शन कौशल जो है इसको वो बेहतर नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन 25 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखने से पहले अगर आप लोग ईवीएस के नोट्स, ईवीएस और मैथ्स के नोट्स, इसके अलावा ईवीएस के प्रैक्टिस सेट, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट आप इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। इसके अलावा सेकंड पेपर के लिए आप लोग साइंस के नोट्स, एसएसटी के नोट्स भी आप ले सकते हैं और एसएसटी के प्रैक्टिस सेट भी इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग ले सकते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। चलिए इस वीडियो में हमारे 25 ही क्वेश्चन थे इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत। 25 ही क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। तो चलिए मिलेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पर। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीटेट पास करने के बाद मास्टर बनने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।